देखिए, सामान्य हिंदी के सर आए हुए हैं पढ़ाने आपको, और उनकी जो मार्कशीट है वो आपके सामने है। देखिए, नाम है इनका, ये कमीशन की मार्कशीट है। जनरल वोकेबुलरी और ग्रामर में ऑब्जेक्टिव हिंदी 60 नंबर, 60 मैक्सिमम मार्क्स है और 60 है पाए आप 10 मार्क्स, देख लीजिए कायदे से। और जो जनरल हिंदी की ड्राफ्टिंग और कन्वेंशनल है, उसमें 100 नंबर मैक्सिमम है और 67 नंबर पाए हुए हैं। तो इस तरह से शानदार परफॉर्मेंस है, जिसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पहले मेरे स्टूडेंट रहे हैं, फिर ये प्रोफेसर हो गए हैं, सरकारी प्रोफेसर हैं, और अब ये आपके शिक्षक बनेंगे। तो सक्षम है, तो मैंने विनती की इनसे, तो तैयार हो गए हैं, तो आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। फिर इनको मैं बताया हूँ कि मेरे ही मॉडल पर आप भी पढ़ाइए, तो मेरे मॉडल पर वो पढ़ाने को तैयार हैं। जो दिक्कत हो उसको बताइएगा। आप लोगों ने यही अनुमति दी है कि रेखांकित जो अपठित गद्यांश जो वाक्य शुद्धि है, यही 2 टॉपिक हिंदी में आप पढ़ेंगे, तो सर आपको पढ़ाएंगे। और प्रोफेसर है, सरकारी पैसे की नहीं नहीं ज़रूरत है ना, हम इनको देंगे। अब ये है कि भाई मेरे पास जीवन यापन का और कोई साधन नहीं कोचिंग के अलावा, तो हम कुछ ना कुछ नॉमिनल फीस जो 500 रुपये में रखा हूँ सामान्य हिंदी की टेस्ट सही, तो इसीलिए वो इतनी कम है, क्योंकि ये हमसे कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप इनसे पढ़िए, जो दिक्कत हो उसको बताइएगा। ठीक है, कल से हम लोग अपना पेड बैच शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप सभी का अग्निहोत्री क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश जीआईसी के सिलेबस को। इसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन सर कवर कर रहे हैं, निबंध का पोर्शन सर कवर करेंगे, और सामान्य हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सामान्य हिंदी का ये सिलेबस है। 100 नंबर का ये पेपर है पूरा। इसके 2 घंटे निर्धारित हैं, जिसमें से 50 नंबर सामान्य हिंदी के और 50 नंबर निबंध के निर्धारित हैं। तो ये जो सामान्य हिंदी के 50 नंबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपेक्षाकृत स्कोरिंग है, ये काफ़ी स्कोरिंग है, तो आप इसे अच्छे से कवर करें। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उसमें अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव एवं तत्सम, वर्तनी सुधार से संबंधित प्रश्न, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस जो यूपी जीआईसी ने डिस्क्राइब किया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, जैसा कि सर ने कहा है, हमको मैं ये कवर करूंगा, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उपयुक्त शीर्षक। ठीक है, और जो दूसरा है वो है ये वाक्य रचना। क्यों वाक्य रचना कवर करूंगा? वास्तव में जो वाक्य रचना है, यहीं से शुद्ध
वाक्य को समझा जाता है कि कैसे वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य है तो उसको कैसे शुद्ध किया जाए। और यहां भी एक दिया हुआ है जैसा आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको भी कवर करेंगे, जहां हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी यदि आप लोगों का जो है कि डिमांड होगा तो ग्रामर के जो अन्य पोर्शन है, अनेकार्थी शब्द से शब्द रचना तक, वो भी पोर्शन कवर करेंगे। हम इसी पे आते हैं, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न। तो हमने जो है कि कुछ लिख के लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, पहले है शीर्षक। शीर्षक क्या है? अगर कोई गद्यांश दिया हुआ है, उसके शीर्षक को हम कैसे पता करें और शीर्षक का मतलब क्या होता है, ठीक है। शीर्षक क्या है? गद्यांश का मुख्य विषय, एक संक्षिप्त जो सार है, संक्षिप्त शब्द या वाक्यांश जो गद्यांश के मुख्य विषय को या उसके केंद्रीय भाव को या उसके केंद्रीय विचार का प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है। ऐसा शब्द क्या है? हम उसे क्या बोलते हैं? शीर्षक बोलते हैं। कहने का मतलब जो शीर्षक है वह गद्यांश के केंद्रीय विचार से संबंधित होता है, उसके केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि जो विषय वस्तु का सार होगा, कोई भी ऐसे आप वाक्यांश गद्यांश को पढ़िए और ऐसे वाक्यांश या शब्द चुनिए जो विषय वस्तु का सार हो, जो गद्यांश के विषय वस्तु के सार को प्रस्तुत करता हो, वही क्या होगा? शीर्षक कहलाएगा। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब एक शब्द या 3 से 4 शब्द, ठीक है, 3 से 4 शब्दों के बीच में होना चाहिए। दूसरा, वो पूरे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हो, मतलब वास्तव में जो गद्यांश होता है शीर्षक के बारे में ही होता है। जिस विषय वस्तु के बारे में गद्यांश में लिखा गया होगा वही शीर्षक होगा, ठीक है। जिस विषय वस्तु के बारे में कोई भी ऐसा विषय वस्तु जिसके बारे में गद्यांश में चर्चा की गई होगी, वही विषय वस्तु, वास्तव में वही विषय वस्तु क्या होगा? शीर्षक होगा। शीर्षक होगा वही विषय वस्तु, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा जो प्रश्न आता है गद्यांश में वो आता है संक्षेपण का। तो ध्यान देना है कि संक्षेपण क्या है? संक्षेपण विवरण का सार गर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो गद्यांश दिया गया हुआ है, ठीक है, जो हमारे सामने जो संदर्भ दिया रहता है, उस संदर्भ का सार गर्भित प्रस्तुतिकरण या उसका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण क्या होगा? आपका संक्षेपण कहलाता है। ये जो है संक्षेपण हम करते क्या है कि आप जैसे गद्यांश को पढ़ें, गद्यांश से अप्रासंगिक जो शब्दों का पुनरावृत्त हुआ है या अनावश्यक जो शब्द हैं उसको काट दीजिए, उसको हटाइए, और जो अनिवार्य, उपयोगी या मूल तथ्यों का प्रवाह पूर्ण आप समावेशन करिए, वो संक्षेपण हो। कहने के मतलब है आप गद्यांश को पढ़ें, पढ़ने के बाद ऐसे शब्दों को काटिए जो जिनका पुनरावृत्त हुआ हो या जो अनावश्यक हो, ठीक है। दूसरा, जो प्रासंगिक नहीं है, ऐसे चीजों को काट दीजिए, और जो मूल बातें हैं, वास्तव में जो उपयोगी हैं और जिनका रहना अनिवार्य है, उन्हीं शब्दों को लेकर के आपको क्या करना है? एक 1/3 यदि आप प्रस्तुतिकरण कर देते हैं
तो वही क्या होगा, संक्षेपण कहलाएगा। संक्षेपण की विशेषता क्या है, ध्यान दीजिएगा। संक्षेपण विशेषता क्या है? संक्षेपण, पहली बात तो संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए यानी कि माना जाता है कि जो संक्षेपण है वो मूल संदर्भ का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही 1/3 हो, भले ही संक्षिप्त हो, किंतु ध्यान रहे सारगर्भित होना चाहिए, एक, और दूसरा ठीक है, और दूसरा क्या है कि अनिवार्य और उपयोगी तथ्य कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाएं। ध्यान में रखना है कि अनिवार्य और उपयोगी तथ्यों का समावेश तो हो ही संक्षेपण में। ठीक है, दूसरा क्या है, स्पष्ट। स्पष्टता क्या है? स्पष्टता का मतलब यह है कि जब संक्षेपण कोई पढ़े तो संक्षेपण पढ़ने पर उसे मूल गद्यांश भी पूरा स्पष्ट हो। मतलब कहने क्या है कि मूल अवतरण का आशय के अनुरूप ही संक्षेपण होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मूल अवतरण किसी अन्य संदर्भ में किया गया हो और संक्षेपण जो है अन्य संदर्भ में हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, पूर्णता। पूर्णता का मतलब क्या है? यही बात। पूर्णता का मतलब यह है कि अनिवार्य, उपयोगी एवं मूल्य तथ्य निश्चित रूप से संक्षेपण में समाविष्ट होने चाहिए। ठीक है ना, तभी वो शब्द पूर्ण होगा। यानी मूल अवतरण के सभी विचार, सभी भाव अनिवार्य रूप से संक्षेपण में सम्मिलित होने चाहिए। दूसरा क्या है, संक्षेपण भी क्रमबद्ध होना चाहिए। यानी कि जिस क्रम में, जो विचार गद्यांश में जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में संक्षेपण में भी विचारों को आपको लिखना हो। कहीं ऐसा ना हो कि गद्यांश में जो विचार बाद में दिया गया है संक्षेपण में आप उसे पहले लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि संक्षेपण क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। दूसरा ही वो प्रवाहशील होना चाहिए, उसमें प्रवाह हो। ठीक है, ये बात है। तीसरा यह है कि संक्षेपण में क्या होना चाहिए। देखिए, जब हम संक्षेपण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गद्यांश का, और इतना समझिए कि जो भी सिलेबस आपने 17-18 पॉइंट पढ़े हैं उस सिलेबस में अन्य जो टॉपिक हैं उससे तो सब समान अंक पा सकते हैं, जैसे अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, या फिर व्याकरण से संबंधित जो अन्य पहलू दिए गए हैं उसमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें लगभग सभी स्टूडेंट बराबर नंबर, अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन जो गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर ही अंक में अंतर पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो गद्यांश का अच्छा प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रश्नों का सही उत्तर देगा, अच्छा उत्तर देगा, उसके नंबर अन्य स्टूडेंट से अधिक हो जाएंगे। इसलिए संक्षेपण को समझना बहुत जरूरी है कि संक्षेपण को कैसे लिखा जाता है। तो परिभाषा में आपने देखा कि यहाँ तो कुछ बातें लिखी गई हैं परिभाषा में। ठीक है, कि जैसे कि देखा गया कि अप्रासंगिक जो पुनरावृत्त हो रहे हैं, जो असंबंध है, उनको आप हटा दीजिए, अनिवार्य उपयोगी मूल्य तथ्यों को आप समाविष्ट कर लीजिए। ठीक है, और एक प्रवाहपूर्ण एक जो है आप गद्यांश तैयार कर लीजिए 1/3 मूल संदर्भ का, वो क्या कहलाएगा, संक्षेपण हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिसमें ये ध्यान देना है कि संक्षेपण में डू एंड डोंट, मतलब संक्षेपण में क्या करें क्या ना करें, क्या होना चाहिए संक्षेपण में अनिवार्य रूप से, और संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए, इसको जानना बहुत जरूरी। संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। मतलब भले ही गद्यांश प्रथम पुरुष में हो, लेकिन जब संक्षेपण लिखा जाए तो कोशिश किया जाए कि वह अन्य पुरुष में हो। ठीक है, दूसरा, जो प्रत्यक्ष कथन, कथोपकथन या संवाद, ध्यान रहे, कोई प्रत्यक्ष कथन दिया हो, कोई कथोपकथन हो या संवाद, जो मूल अवतरण में दिया गया है
ठीक है ना। संक्षेपण में उसको परोक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब उससे ध्यान देना, उसे प्रत्यक्ष कथन को कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर प्रत्यक्ष रूप से संक्षेपण में नहीं देना है। कैसे देना है? परोक्ष कथन के रूप में लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, मूल शब्दों के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी उसमें मूल शब्द दिया हुआ है, आप जब भी संक्षेपण करें तो कोशिश करें कि मूल शब्द के स्थान पर हिंदी के प्रचलित अन्य शब्द मूल शब्द के स्थान पर, ठीक है। मूल शब्द के स्थान पर हिंदी के प्रचलित अन्य शब्दों का प्रयोग, अन्य शब्दों का प्रयोग करें। तीसरी बात, अगर कुछ उसमें मुहावरा, लोकोक्ति, ये मूल संदर्भ में दिया हुआ हो तो उसके अर्थ को लिखना चाहिए, यानी मुहावरे या लोकोक्ति को सीधे सीधे नहीं लिखना है, बल्कि उसके अर्थ को लिखना है, और अर्थ भी संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है। यानी मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखा जाना है संक्षेप में, ठीक। दूसरा, हमेशा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जटिल सेंटेंस होते हैं। लेकिन जब भी आप संक्षेपण करें तो ध्यान देना है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा, संक्षेपण करते समय व्याकरण का पालन अवश्य करें। मतलब यदि आप अन्य पुरुष सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रिया भी उसी अन्य पुरुष के अनुसार भी होनी चाहिए, ठीक है। व्याकरण का प्रयोग ऐसा ना हो, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए संक्षेपण में। तो ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान है? पहला, संक्षेपण अन्य पुरुष में लिखा जाना है। दूसरा, प्रत्यक्ष कथन, कथोपकथन या संवादों को अपने शब्दों में परोक्ष कथन के रूप में लिखा जाना चाहिए। तीसरा, मूल शब्दों के स्थान पर हिंदी के प्रचलित दूसरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे, अगर मूल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है तो आप उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, मुहावरा, लोकोक्ति अगर दिया हुआ है तो उसके अर्थ को और संक्षेप में लिखा जाना है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है और भाषा शैली में व्याकरण का पालन अवश्य करें। दूसरा है, संक्षेपण में क्या नहीं करना है। भले ही मूल अवतरण में, मूल गद्यांश में इनका प्रयोग हो, लेकिन संक्षेपण में आपको उनसे बचना है। किन से बचना है? अलंकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि मूल गद्यांश में अलंकार का प्रयोग हो फिर भी आप अलंकार के प्रयोग से बचेंगे, संक्षेपण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि मूल संदर्भ में पुनरुक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं, अलंकार है, चमत्कारिक शब्द दिए हुए हैं, उदाहरण है या किसी का उदाहरण दिया हुआ है तो उसको हटा देना है, उसको छाड़ देना है, उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है ना। दूसरा, अपनी ओर से कोई भी बात नहीं जोड़ी जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी विचार, ऐसा कोई भी तथ्य संक्षेपण में, ठीक है, अपनी ओर से नहीं प्रस्तुत करना है जिनका उल्लेख मूल गद्यांश में ना हो, ठीक है। तो क्या नहीं करना है? पहला, अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रयुक्त जो पुनरुक्तियां हैं, लोकोक्ति, अलंकार, चमत्कारिक शब्द, उदाहरण, अप्रासंगिक बात या उद्धरण, इनको संक्षेपण में छांट कर हटा देना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। दूसरा क्या है? अपनी ओर से कोई बात नहीं जोड़नी चाहिए, संक्षेपण में यह ध्यान देने वाली एक बात। अब देखिए, दिया हुआ है इतनी सी बात, ठीक है। तो
शीर्षक पे बात हुई है और संक्षेपण में, ठीक है। एक गद्यांश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और देखेंगे कि उसका संक्षेपण किस तरह से किया गया है। ये GIC 2020 में एक गद्यांश है, दिया हुआ है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या क्या है पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों को जरूर पढ़ें, फिर से गद्यांश पढ़ें। क्या है? पहला प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक। दूसरा क्या है? एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा है इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। और एक चौथा है गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत करिए, ठीक है ना। वास्तव में ये संक्षेपण है। गद्यांश के मूल भाव को संक्षेप में प्रस्तुत करना संक्षेपण है, ठीक है। ये संक्षेपण है। अब देखिए, पहले तो गद्यांश को पढ़िए। क्या दिया हुआ है? एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि, महान यथार्थवादी लेखक की विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों पवित्र विश्वासों से टकराता है तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। वह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, ना कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। अपने मनोगत विश्वदृष्टि दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी समस्त कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण, विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंद्वों और अंतर विरोधों द्वारा प्रेरित होता है। सच्चा यथार्थवादी व सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्रों का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। इस गद्यांश को पढ़ें और एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गद्यांश में किसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, इसमें तुलना की गई है यथार्थवादी लेखक के गुणों के, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के लेखक के गुणों, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर आप देखें इसके जो मूल शब्द को छाटेंगे तो पहला तो ये है यथार्थवादी लेखक, ठीक है। इनके बारे में, यथार्थवादी लेखक के बारे में बात की गई है। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी यथार्थवाद में भी आप देखें तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सच्चा यथार्थवादी है यानी महान यथार्थवादी के गुणों की बात की गई। महान यथार्थवादी जो होंगे यानी जो सच्चे यथार्थवादी होंगे, जो श्रेष्ठ यथार्थवादी होंगे, उनके गुण क्या क्या हैं इसमें लिखा गया है। तो आप इसको जब पूछा जाए शीर्षक क्या है तो कई शीर्षक आप बनाएं। पहला एक तो ये हो सकता है यथार्थवादी लेखक, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे यथार्थवादी लेखक, महान यथार्थवादी लेखक, यह हो सकता है यही आप लिखें। यथार्थवादी लेखक के गुण,
ठीक है। तीसरा शीर्षक आप बना सकते हैं श्रेष्ठ यथार्थवादी लेखक की विशेषताएं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि इसके कई शीर्षक हो सकते हैं। अब इनमें से आप देखिए कौन सा सबसे अच्छा शीर्षक होगा। ठीक है, तो जो आपको सबसे अच्छा शीर्षक लगे, वास्तव में जो सबसे अच्छा शीर्षक हो उसी को अवतरण का शीर्षक लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छा शीर्षक होगा ये श्रेष्ठ यथार्थवादी लेखक की विशेषताएं। और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक श्रेष्ठ यथार्थवादी लेखक की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है, उसमें कोई बात नहीं है। प्रश्न अगला क्या है, देखिए एक तो ये हो गया। ठीक है, इस अवतरण का शीर्षक लिखिए, तो आप लिखेंगे श्रेष्ठ यथार्थवादी लेखक की विशेषताएं। ये हो गया श्रेष्ठ यथार्थवादी लेखक की विशेषताएं। पूछा है कि एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कहने का मतलब एक श्रेष्ठ लेखक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे आप गद्यांश को पढ़ेंगे ना, ठीक है, विशेषताएं आप पर क्या है, यह विशेषता होती है उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक विकास उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों या पवित्र विश्वासों से टकराता है, तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। तो कहने का मतलब है पहली विशेषता यह है कि जो यथार्थवादी लेखक है, ठीक है, वह निष्पक्ष होगा। जो श्रेष्ठ लेखक है श्रेष्ठ लेखक की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, निष्पक्षता। व वस्तुनिष्ठता। जो श्रेष्ठ लेखक है वो कैसा है, वस्तुनिष्ठ है, निष्पक्ष है। ठीक है, वह अपने विचारों को अपने लेखन में इंटरफेयर नहीं कर देता, हस्तक्षेप नहीं करने देता। दूसरा क्या है, वह अपने पूर्वाग्रहों का पूरा तरह से त्याग करता है। पूर्वाग्रहों का त्याग यानी उसके लेखन में उसके पूर्वाग्रह नहीं झलकते। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, वह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखना चाहता है, ना कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। किसका वर्णन करता है, यथार्थ समाज का जिसे वह देख रहा है। मतलब वो क्या है इस तथ्य का वर्णन करेगा, ना कि क्या होना चाहिए। कहने का मतलब एक और विशेषता इसके सामने आएगी और वह है समाज का यथार्थ चित्रण। समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कर। ठीक है, उसके बाद मनोगत विशुद्ध या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है,
जो उन्हें द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण व विश्व दर्शन वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंद्व व अंतर्विरोध प्रेरित होता है। तो एक विशेषता यहाँ है, यहाँ तक तो ठीक यही तक है। इसके बाद यह है कि जो विशेषता यह है कि यथार्थवादी लेखक के जो पात्र हैं उनका स्वाभाविक विकास होता है। ठीक है ना? यथार्थवादी लेखक के पात्रों का कैसा विकास होता है? जो पात्र हैं, पात्रों का अपना स्वाभाविक विकास होता है। आप देखें ना, इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बस इतनी विशेषताएं हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि कुल मिलाकर के जब आप लेखन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो चार विशेषताएं आपको दिख गई। एक, पहला निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता, दूसरा पूर्वाग्रहों का त्याग, तीसरा समाज का यथार्थ चित्रण और चौथा पात्रों का स्वाभाविक विकास। स्पष्ट है? आप जैसे गद्यांश को पढ़ें, ठीक है, तो आपके ये उत्तर मिल जाएंगे। ये हो गया एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताएं, और दूसरा भी आपको पहले उत्तर मिल गया है। इस अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए। अगला है रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए, व्याख्या करते समय, ठीक है, जब भी व्याख्या करिए रेखांकित अंशों की, तो व्याख्या में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या करें, ठीक है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि व्याख्या की कोई शब्द सीमा नहीं होती है, तो आपकी स्पीड पर निर्भर करता है कि आप रेखांकित अंश की कितनी व्याख्या करते हैं। लेकिन यदि एक ही रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया हो, ठीक है, और आपके पास समय भी हो, तो 100 शब्द, आप 100 शब्दों तक इसकी शब्द सीमा 100 शब्द निर्धारित करके चलना चाहिए। ठीक है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या, एक तो यह हो गया किसकी जो शब्द सीमा है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, कोई निर्धारित शब्द सीमा नहीं है, ये आपके समय पर, आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि 1000 शब्दों की व्याख्या कर दीजिए। एक उचित शब्द सीमा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उचित शब्द सीमा 100 शब्द पर्याप्त होता है किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। दूसरा क्या है, संदर्भ। किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले उसके संदर्भ को जरूर लिखना चाहिए, कि मतलब लेखक किस संदर्भ में यह रेखांकित अंश है उसको लिखा है। ठीक है, तीसरा है प्रसंग, और फिर चौथे में लिखिए व्याख्या। तो वास्तव में ये 3 चीजें तो लिखी जानी है रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय: संदर्भ, प्रसंग, उसके बाद फिर आप व्याख्या करिए। ठीक है ना? ध्यान रहे। और शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 100। अब जब इसका जो गद्यांश है, जिसे यहाँ पे ये जो है रेखांकित अंश यही है, यहाँ पे मिट गया था तो मैंने फिर से रेखांकित कर दिया है। क्या है? मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते। पहला तो ये कहा गया है इसमें कि जो यथार्थवादी हैं
वो क्यों महान है, मतलब वैसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वह श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ठीक है, एक तो बात इसमें ये कही गई है। दूसरी बात कही गई जो द्वितीय श्रेणी के लेखक है वो क्या करते हैं और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। ठीक है ना, तो संदर्भ क्या होगा, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक की यथार्थवादी संबंधी विचारधारा पर आधारित गद्यांश से लिया गया है। आप चूंकि हम आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप जो अपना शीर्षक है उस शीर्षक को उद्धरण कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख, दूसरा क्या है, आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या होगा, लेखक स्पष्ट करता है कि यथार्थवादी लेखक अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, प्रसंग में संक्षेप में आपको बता देना है कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो लेखक अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, विचारों, दर्शन को सत्य से ऊपर नहीं रखता। ठीक है ना, दर्शन को, अपने विचार को, ठीक है ना, ठीक है, सत्य से ऊपर बिल्कुल नहीं रखता है। ठीक है, ये हो जाएगी इसका प्रसंग। और फिर व्याख्या, मैंने व्याख्या जो है लिख रखा है, हाँ ये देखिए व्याख्या हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और उसके जब आप पढ़ेंगे तो इसके मैंने 3 पार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इस पार्ट को पढ़ें, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप 3 पार्ट करने से, तो पहला है, पहले पार्ट में दिखाया गया है कि यथार्थवादी लेखक क्यों महान है, यानी यथार्थवादी के गुण क्या हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा, वो विशुद्ध दर्शन के प्रति क्या है वो, ठीक है, अपना दर्शन, अपना दृष्टिकोण, अपना पूर्वग्रह वह लेखन पर बिल्कुल नहीं उतरने देता है। तो पहला जो है ये हो गया। दूसरा क्या है, द्वितीय श्रेणी के लेखक क्या करते हैं, तो द्वितीय श्रेणी लेखक का आप दूसरे जो है कि पैरम हो गया। ठीक है, और तीसरे पैरम में संग जो है कि आप कहां पर देखिए, ये महान यथार्थवादी लेखक अपने निजी मान्यताओं, विचारधारा, पूर्वाग्रहों या दर्शन को साहित्य पर नहीं थोपता है। यदि उसे वास्तविक जीवन और समाज की परिस्थितियां उसके अपने विश्वासों के विपरीत दिखाई पड़ती हैं तो वह सत्य स्वीकार करता है और उसका निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है। यही वस्तुनिष्ठता और यथार्थ के प्रति उसकी निष्ठा उसे प्रथम कोटि का लेखक बनाती है। ठीक है ना, तो ये पहला टर्म उसको क्या बताया गया था, आप उस पैरा जो है कि रेखांकित अंश है उसको आप बांटे तो एक अंश में देखेंगे कि यथार्थवादी लेखक के उन गुणों को बताया गया है जिसकी वजह से यथार्थवादी लेखक महान कहलाता है। तो ये गुणों को वहां पर लिख दिया गया। ठीक है, व्याख्या हो गई। दूसरा क्या है, द्वितीय जब पाठन तो उसमें बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी के लेखक के क्या गुण होते हैं, तो यहाँ लिखा गया इसके विपरीत द्वितीय श्रेणी के लेखक अपने पूर्व निर्धारित सामाजिक या वैचारिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही घटनाओं व पात्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वह वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर अपने विचारों के अनुकूल बना देते हैं, जिससे उनकी रचना कृत्रिम और कम प्रभावशाली बन जाती। ठीक है, उसके बाद फिर आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षतः प्रथम कोटि के यथार्थवादी लेखक की महानता इस बात में निहित है कि वह सत्य व यथार्थ को अपने निजी विचारों से ऊपर स्थान देता है, जबकि साधारण लेखक यथार्थ को अपनी विचारधारा के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। यही गुण दोनों प्रकार के लेखकों के बीच मूलभूत अंतर स्थापित करता है। इस प्रकार से जो यहाँ पर ये किया गया है, ये उसकी व्याख्या आसानी से आप 100 शब्दों के आसपास कर देते हैं। तो ये आप आज हमने जो देखा, एक तो अपठित गद्यांश, ठीक है, उसके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, शीर्षक, तो शीर्षक की का मतलब क्या है, शीर्षक की विशेषताएं क्या हैं, कैसे हम पता करें, कैसे हम ज्ञात करें कि शीर्षक कैसे होगा। तो शीर्षक आप 3-4 लिखिए शीर्षक, और उसमें से जो बेस्ट लिखे उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करें। ठीक है, दूसरा संक्षेपण कैसे किया जाए। ठीक है, तो संक्षेपण के क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, संक्षेपण में क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए, और एक गद्यांश जो है कि जीआईसी में पूछा गया, उस गद्यांश के माध्यम से संक्षेपण जो है करना बताया गया।
और गद्यांश की व्याख्या भी यहाँ पर की गई। ठीक है, यह है गद्यांश का मूल भाव, संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर जो मूल भाव है, देखिए मैंने ये देखिए मूल भाव कितना बड़ा पैसेज है और यहाँ पर केवल मूल भाव यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो कठिन अनावश्यक शब्द हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है उनको काट देना है। सरल शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ पर इसका मूल भाव लिखा हुआ है। महान यथार्थवादी लेखक अपने व्यक्तिगत विचारों, पूर्वाग्रहों, आदर्शों से ऊपर उठकर समाज की वास्तविकता का निष्पक्ष चित्रण करता है। वह परिस्थितियों एवं पात्रों को उनकी स्वाभाविक गति से विकसित होने देता है तथा उन पर अपनी इच्छाएं व विचार नहीं थोपता है। उसके द्वारा सृजित पात्र अपने सामाजिक और व्यक्तिगत अंतर्विरोधों के आधार पर स्वयं अपना विकास करते हैं। यही निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता व यथार्थ के प्रति ईमानदारी महान यथार्थवादी लेखक की पहचान है तथा उसे साधारण लेखकों से श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, तो ये आपके समक्ष है। इसका जो है कि संक्षेपण कैसे होना है किसी गद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है किसी गद्यांश की, उसका शीर्षक कैसे पता करना है, ये सब यहाँ पर प्रस्तुत किया। चूंकि हमने प्रश्न पत्र पेन कर दिया है तो इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं हिंदी के, उसको भी करने का हम प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इससे यह भी पता चल जाएगा कि हिंदी के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, वाक्य शुद्ध में हमेशा क्या करना है, व्याकरण के अनुसार चीजें करनी। ये लिखा गया है कि आप इतनी रात गई, आप कहाँ गए थे? ठीक है, तो ये गलत है, गए, गई की जगह आप इतनी रात गए कहाँ गए थे, ग्रामर के अनुसार यहाँ पर ये आएगा। बालक सोती नींद से जाग उठा, तो दोहराव हुआ है, यहाँ सोती लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भाषा वैसे भी सारगर्भित होती है, अनावश्यक शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। तो बालक नींद से जाग उठा। ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, पेश नहीं रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पाठ के 2 भाग हैं। ठीक है, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, मेरा क्योंकि मेरा है तो होगा, है ना, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक प्रतिव्रता नारी थी, नारी नहीं रहेगा। ठीक है, यदि प्रतिव्रता है तो नारी ही होगी, तो फिर नारी का उल्लेख आवश्यक नहीं है। तो सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता थी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। पहला शब्द है अर्क। अर्क अनेकार्थी शब्द है, ध्यान रहे अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में अंतर है। अनेकार्थी शब्द क्या है, ध्यान देना। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो अनेकार्थी शब्द हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, उन शब्दों के कई अर्थ होते हैं। मतलब कि वह कई वस्तुओं, कई व्यक्तियों या कई स्थान की ओर संकेत कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि कनक है, अब कनक के 2 अर्थ हैं, एक तो धतूरा है, ठीक है, और जो दूसरा है वह सोना। आप देखेंगे कि सोना और धतूरा एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, बिल्कुल भिन्न है।
ठीक है, इसका मतलब कनक के दो अर्थ हुए, तो कनक कैसा हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ। उसी प्रकार अर्क भी एक अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अर्घ का मतलब सूर्य भी है, सूर्य देव को भी अर्घ कहते हैं, इंद्र को भी अर्घ कहते हैं। ठीक है, और मदार का जो पौधा है उसे भी अर्घ कहते हैं, मदार का पौधा। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों में से कोई आप एक लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, मार्तंड। ठीक है, मार्तंड का अर्थ भी सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य की पर्यायवाची है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं, पर्यायवाची में उन शब्दों के जितने भी पर्याय लिखे जाएंगे वह पर्याय एक दूसरे के ही रूप होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के मतलब अगर आप कमल की पर्यायवाची पंकज लिखते हैं या तोयज लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पंकज किसी अलग वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करेगा और तोयज किसी अलग व्यक्ति या वस्तु की ओर, दोनों कमल की ओर ही संकेत करेंगे। हालांकि दोनों के अर्थों में थोड़ी भिन्नता है, इसलिए कहा जाता है कि दो शब्द कभी भी एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तो एक और दूसरा आगंतुक। तो आगंतुक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अतिथि या मेहमान। पय, दुग्ध, वृत्ति। वृत्ति भी एक तरह का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, वृत्ति का अर्थ व्यवसाय होता है, यानी कि जिससे जीवन यापन लोग कर रहे होते हैं उसे भी वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का मतलब स्वभाव भी होता है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लिखेंगे उसका मतलब वृत्ति आएगा। ध्यान देना है कि वृत्ति से मिलते जुलते भी कई शब्द हैं। ठीक है, वृत्ति, वृत्त और वित्त, इन तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। वृत्ति क्या है, स्वभाव या व्यवसाय। वृत्त चरित्र और वित्त धन। ये चरित्र है, इसका मतलब धन है। ठीक है, और इसका मतलब स्वभाव। इन तीनों शब्द चूंकि सेम दिखते हैं तो आप इनके बीच के अंतर को जानें। लिखा निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। चांदी का जूता पहनाना, रिश्वत देना। थाली का बैगन किसी भी ओर लुढ़कने वाला है ना। अस्थिर चित्र का व्यक्ति। ठीक है, कबहू निरामिष होने कागा, कागा कभी भी निरामिष नहीं हो सकता। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अनुपयुक्त स्थान पर गुड़ का प्रदर्शन।
ठीक है, तो ये दोनों लोकोक्ति हैं, ठीक है, ये मुहावरा है, ठीक है। लोकोक्तियां संसार में प्रचलित उक्तियां, ठीक है, ये इनको पढ़ने से सीधा सीधा समझ में आ जाता है कि क्या चीजें कही गई हैं, लेकिन मुहावरा जब तक उसका वाक्य प्रयोग ना किया जाए तब तक कई बार समझ में नहीं आता कि मुहावरे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है। अगला, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए, ठीक है। तो इसमें समास से संबंधित प्रश्न पूछा है। समास का पता सबसे अच्छे से लगता है जब आप उसका समास विग्रह कर देते हैं, है ना। लिखा है लक्ष्य भ्रष्ट, तो लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब है लक्ष्य से भ्रष्ट, ठीक है। ये अपादान तत्पुरुष है, ठीक है। तो कैसा समास है यहां पर? तत्पुरुष समास। कैसा समास है? तत्पुरुष समान है। सुमुखी, सुंदर मुख वाला, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहां पर कर्मधारय समास होगा। यदि आप ग्रामर के सभी पोर्शन पढ़ेंगे तो विस्तार से बताया जाएगा कि कर्मधारय समास कैसे होता है और इसका हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है। कर्मधारय समास में विशेषण प्लस विशेष सामान्य तौर पर एक साथ आते हैं, सामान्य तौर पर आते ही है, विशेषण प्लस विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है और मुख विशेष है, कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। जलवायु यहाँ दिया हुआ है, तो जल और वायु, जल और वायु, जहां पर दोनों दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। एक यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, ठीक है। तो यथा विधि में ऐसा शब्द जिसका प्रथम पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। यहां पर अव्ययी भाव समास है क्योंकि यथा जो है क्या है? अव्यय है, ठीक है। अद्भुतोद्धार, ठीक है, सीधे से मतलब अद्भुत का उद्धार, ठीक है। तो यहां भी तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास हो। क्रय व्यक्ति काल के ऐसे कवि का नाम बताइए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों में रचनाएं की हो। सूरदास, सूरदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है, बहुत अच्छे से जानते हैं, और ब्रज भाषा में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये शब्द उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इसका उत्तर हो गया तुलसीदास। गधा का तत्सम क्या है? गर्धव, ठीक है। श्रृंग का तद्भव क्या होगा? सींग। पयोद का सद विच्छेद करेंगे तो पयः प्लस द, विसर्ग संधि है। प्रेरणादायक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जहां काम नहीं किया जाता बल्कि दूसरे से करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण प्रेरणादायक क्रिया जैसे बनवाना, करवाना, लिखवाना, ये प्रेरणादायक क्रिया है, ठीक है। अब इसका कोई उदाहरण दीजिए। जैसे राम ने अपने नौकर से कपड़े धुलवाए, ये, ठीक है, ये प्रेरणादायक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिए। दूरावस्था गलत है,
क्योंकि वास्तव में ये दूर प्लस अवस्था है। जैसे आप इसको सही करेंगे ये हो जाएगा दूर अवस्था, यानी रा पे छोटे की मात्रा होगी। साम्यता गलत है, साम में ही अपने आप में संज्ञा है, ठीक है। चिन्ह आ के साथ ऐसे लिखा जाता है। अभीष्ट में यहां पर ट होगा, यानी अभीष्ट, ये ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पैतृक, पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको शुद्ध अशुद्ध तद्भव तत्सम अन्य चीज, और चाहे फिर आपके व्याकरण से अन्य संबंधित चीज है, उसको हम यदि आप चाहेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, नहीं तो गद्यांश और वाक्य शुद्धियां ये तो हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आप लोग इसे देखिए, जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।